जय माँ सरस्वती। आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, भाइयों बहनों, मैं हनुमान सोनी सर के नाम से HPS एजुटेक चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, 5-7 दिनों से थोड़ा गला खराब हो रहा है, इसलिए दोस्तों गला जवाब दे गया तो आपकी कला से नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। बस दोस्तों, जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी तभी आपके सामने यही वादा किया था कि किसी भी परिस्थिति में आपका ये भाई आपका विश्वास टूटने नहीं देगा। हाँ, हो सकता है 1-2-4 दिन दोस्तों क्लास किसी कारणवश ऑफ रखनी पड़े, लेकिन विश्वास नहीं टूटने दूंगा, भरोसा रखिएगा। दोस्तों चैनल पर जाएं, HPS एजुटेक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि एक हौसला बढ़ सके और एक पूरी टीम दोस्तों इस चैनल पर खड़ी कर सके। अब मैं आपके सामने आज बात करूंगा दोस्तों नया चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसमें अपन इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में साथियों फर्स्ट चैप्टर हमने किया था मानचित्र, दूसरा चैप्टर हमने रखा था दोस्तों भारत की स्थिति और विस्तार परिचय, तीसरा चैप्टर हमने रखा था साथियों भारत का भौगोलिक विभाजन, जिसमें 5 डिवीजन, चाहे हिमालय पर्वत हो, चाहे उत्तर का विशाल मैदान हो, और भले ही चाहे साथियों थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, प्रमुख पहाड़ियां, दर्रे, ग्लेशियर, सब पर हमने दोस्तों विस्तृत चर्चा की है। भरोसा नहीं हो तो आपके सामने दोस्तों इस चैनल पर डाला हुआ है, आप एक बार जाकर देखिएगा। विश्वास ही पहचान, ये इस सोनी सर का लोगो है साथियों। आज अपन बात करेंगे अगला चैप्टर नया, भारत की नदियां या अपवाह तंत्र, जिसमें अपन दोस्तों नदियां या अपवाह तंत्र, आप ऐसे ही समझ लो अपवाह तंत्र, जिसमें अपन नदियां हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, संपूर्ण चर्चा करेंगे दोस्तों। हो सकता है 2-4 वीडियो देना पड़े, लेकिन विस्तृत चर्चा करेंगे। और आपसे वादा करता हूं साथियों कि PCS तक के एग्जाम में सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा। फिर दोस्तों नॉलेज तो अनंत है। चलेगा, थोड़ी आवाज पर ज्यादा ध्यान दें साथियों, गला खराब चल रहा है तो थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। नदियां पढ़ने से पहले, भले ही चाहे भारत की नदियां पढ़ो, चाहे एक राज्य विशेष की नदियां पढ़ो, और चाहे वर्ल्ड की नदियां पढ़ो, नदियां पढ़ने से पहले हमें नदियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों की जानकारी होनी चाहिए। तो आज का मेरा ये लेक्चर नदियों से जुड़ी हुई शब्दावलियों पर बात करते हुए आगे बढ़ेगा। सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण शब्दावली पर बात करूंगा दोस्तों नदियों से रिलेटेड, सुनिएगा। सबसे पहला दोस्तों शब्दावली है अपवाह, जिसे अपन कहते हैं ड्रेनेज। क्या होता है दोस्तों ये अपवाह, ड्रेनेज? देखिए दोस्तों, नदी का दूसरा नाम होता है वाहिका। वाहिका, इसे ही अपन क्या कहते हैं, वाहिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह नदी जो है पानी का क्या करती है, वहन करती है, परिवहन की तरह क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन यानी वहन करती है दोस्तों। इसीलिए इस नदी को ही अपन क्या कहते हैं, वाहिका कहते हैं। अब आइएगा वापस अपन अपवाह में। किसी भी प्रकार के जल का, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, किसी भी प्रकार का जल, चाहे वर्षा का जल हो और चाहे भले वो बर्फ के द्वारा पिघला हुआ जल हो, यानी पर्वतों पर जो बर्फ पिघलती है उसका जल हो या वर्षा का जल, किसी एक वाहिका द्वारा जब वहन किया जाता है तो उसे कहते हैं अपवाह, ड्रेनेज। कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। पहली शब्दावली, लास्ट एंड फाइनल दोस्तों, किसी भी प्रकार का जल, चाहे वर्षा का जल हो चाहे बर्फ का पिघला हुआ जल, किसी एक धारा या वाहिका के द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है या वहन किया जाता है तो उसे कहते हैं अपवाह या ड्रेनेज। कंसेप्ट क्लियर? चलिए, दूसरा है दोस्तों अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, ये क्या है दोस्तों, यहां पर समझिएगा। यह मान लो यहां पर दोस्तों पर्वत है और पर्वत का यह जल किसी एक धारा के द्वारा बहता है तो इसे कहते हैं दोस्तों अपवाह। समझ गए आप? अब दूसरा आया दोस्तों अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, यानी किसी
दोस्तों मुख्य धारा में जब या मुख्य नदी में अन्य सहायक नदियों या सहायक धाराओं का जब जल आकर मिलता है और वहन होता है तो उसे दोस्तों अपन क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र। सामान्य रूप में समझिएगा, एक मुख्य नदी या मुख्य धारा में अन्य सहायक नदियों का पानी मिलकर के दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या वहन होता है तो उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे यह दोस्तों मुख्य धारा है, इसमें ये छोटी छोटी धाराएं मान लो आकर मिल जाती है नदियां और फिर बहता है तो उसे क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। कंसेप्ट क्लियर। चलिए तीसरा है दोस्तों जल संभर। ध्यान से सुना, जल संभर। जल संभर क्या होता है। और चौथा है दोस्तों अपवाह द्रोणी। अब देखिएगा, आप ढंग से समझिएगा दोस्तों, अपवाह द्रोणी। इस जल संभर और अपवाह द्रोणी में दोस्तों कोई फर्क नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। तो फिर नाम अलग अलग क्यों है, इसके पीछे एक ही रीजन है दोस्तों। यह छोटे क्षेत्र में छोटा नाम है और यह बड़ा, यानी जल संभर का ही बड़ा रूप जो होता है उसको अपवाह द्रोणी की संज्ञा दी गई। वो कैसे, देखिएगा दोस्तों। यह मुख्य नदी है और इस नदी में इतने क्षेत्र का, यानी ये धाराएं आकर मिलती है तो इतना क्षेत्र जो है का पानी जो है इस मुख्य नदी में आगे बढ़ता है। ध्यान से समझना दोस्तों, सुनिएगा। यह नदी है दोस्तों मेन, इस नदी में इतनी धाराएं आकर मिलती है, यानी कहने का मतलब इस पूरे एरिया का जो पानी है वो इस धारा में आकर मिल रहा है। तो मुख्य नदी के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र का पानी आगे बढ़ता हुआ दोस्तों किसी न किसी क्षेत्र में विलीन होता है, चाहे वाले वो समुद्र हो, चाहे झील हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आगे जाकर के विलीन होता है। अब समझिएगा दोस्तों, इस बात को थोड़ा साइड में रखिएगा। यह मुख्य नदी जो है दोस्तों, यह मुख्य नदी जहां से जल लेकर के आगे बढ़ती है, केवल अपना जल, ध्यान से सुनिएगा, केवल अपना जल जब आगे लेकर बढ़ती है दोस्तों तो देखिएगा उसे कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। अब इन तीनों को आप एक साथ सही ढंग से समझिएगा। यह मुख्य नदी जब किसी क्षेत्र से, चाहे वर्षा का जल हो चाहे बर्फ का पिघला हुआ जल, दोस्तों अपना ही मुख्य जल एक विशिष्ट क्षेत्र में केवल अपना जल लेकर जब ये आगे बढ़ती है तो इसे कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, यानी कैचमेंट एरिया। परिभाषा नोट करें, एक विशिष्ट नदी के द्वारा अपने ही विशिष्ट क्षेत्र का जल लेकर के वहन करना जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। ओके, अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, किसी मुख्य नदी के द्वारा अपनी सहायक नदियों के द्वारा जल, सहायक नदियों का जल लेकर, यानी एक बहुत विस्तृत क्षेत्र का जल लेकर के वहन करना क्या कहलाता है दोस्तों, अपवाह द्रोणी। और अपवाह द्रोणी का छोटा रूप, अगर छोटे छोटे नदी नाले मिलते हो तो उसे कहते हैं जल संभर। रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, एक नदी तंत्र या अपवाह तंत्र के द्वारा जितने एरिया का पानी कवर किया जाता है उस क्षेत्र को कहते हैं मेरे भाइयों अपवाह द्रोणी। अगर यह क्षेत्र विस्तृत रूप में हो तो उसे कहेंगे अपवाह द्रोणी, और छोटे रूप में हो तो उसे कहेंगे दोस्तों जल संभर। समझ में आ गई दोस्तों, ये पांचों शब्दावली मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो तो वीडियो को रोक करके वापस बैक करके देखिएगा दोस्तों और नोट्स बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो देखो 5 शब्दावली हुई है साथियों। चाहे किसी भी प्रकार की आप नदियां पढ़ो, चाहे वर्ल्ड, स्टेट, इंडियन लेवल की, इन शब्दावलियों को जानना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों सुनिएगा, अगला शब्दावली है 6वीं, जिसे अपन कहते हैं जल विभाजक। यह क्या मतलब हुआ साथियों, देखिए जल विभाजक। अब दोस्तों मैं अपवाह द्रोणी की बात करूंगा, यानी जितने क्षेत्र का जल अपवाह तंत्र में शामिल होता है। सुनिएगा, जल विभाजक क्या है दोस्तों, एक अपवाह द्रोणी को कोई भी उच्च भूमि या कोई पर्वत या कोई पठार
दूसरी अपवाद द्रोणी से अलग करे तो वो भूख्य भूमि या पर्वत या पठार जल विभाजक कहलाता है। यानी दो मुख्य द्रोणियों अपवाद द्रोणियों को अलग करने वाली स्थलाकृति या संरचना जल विभाजक कहलाती है। कैसे दोस्तों देखिएगा, यह दोस्तों एक धारा चल रही है मुख्य नदी जिसमें इस एरिया का पानी आकर के शामिल होता है। इधर दोस्तों ये क्या आ गया, पर्वत आ गया, और इस पर्वत के इधर वाला भाग का जो पानी है वो दोस्तों इस नदी में मुख्य नदी निकलती है और इसमें दोस्तों शामिल होकर के जा रहा है, जबकि इधर वाला पानी इधर आ रहा है। इसका मतलब ये पर्वत क्या है दोस्तों, एक जल विभाजक है, यानी किसी भी दो अपवाद द्रोणियों का जल। अब देखो अपवाद द्रोणी, इस क्षेत्र का पानी इधर की ओर आ गया जबकि इस क्षेत्र का इधर की ओर, इसका मतलब इस पर्वत ने क्या कर दिया, विभाजन का काम कर दिया। तो वापस परिभाषा लिखे, दो अपवाद द्रोणियों में विभाजन करने वाली वो संरचना, चाहे वो स्थल का ऊपर उठा हुआ भाग हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, जल विभाजक कहलाएगा। राजस्थान वाले विद्यार्थी मेरे भाइयों ध्यान दें, अगर आपको पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करता है, बिल्कुल सही बोल रहा हूं साथियों, करता है। कंसेप्ट क्लियर, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। जल विभाजक की बात खत्म हुई साथियों। अब देखिएगा अपवा प्रतिरूप दोस्तों, प्रतिरूप यह क्या होता है, अगली शब्दावली है दोस्तों 7वीं। अपवा प्रतिरूप क्या होता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। जब अपवा तंत्र यानी मुख्य नदी में जब कोई धाराएं आकर के मिलती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब अपवा तंत्र में यानी मुख्य नदी में अनेक धाराएं छोटी छोटी सहायक नदियां आकर मिलती है, तो जो मिलने पर जो संरचना बनती है या विन्यास बनता है उसे कहते हैं दोस्तों अपवा प्रतिरूप। ढंग से समझना, वापस बोल रहा हूं एक मुख्य नदी में अनेकों सहायक नदियां जब आकर मिलती है तो बनने वाला विन्यास या संरचना अपवा प्रतिरूप कहलाती है, जो अनेक प्रकार का हो सकता है। जैसे दोस्तों देखिएगा, अपवा प्रतिरूप किसे कहते हैं समझ में आ गई, संरचना दोस्तों मुख्य नदी में मिलने वाली सहायक नदियों की संरचना सामान्य रूप में। अब ये कई प्रकार का होता है, जैसे दोस्तों पहले मैं आपको बताऊं ध्रुवाकृतिक। ध्रुवाकृतिक का मतलब होता है वृक्षाकार प्रतिरूप। यह सवाल बन जाते हैं दोस्तों कभी कभी, इसलिए एक एक पॉइंट को नोट करते चले। केवल छोटे से शॉर्ट वीडियो को देख लिया यूट्यूब पर और आप समझ लेंगे हम तो राजा भोज है, बिल्कुल गलतफहमी है साथियों। ये आपकी कंपटीशन कहां से कहां तक पहुंच गया, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों, ध्यान से सुने। ध्रुवाकृतिक आपका हर कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा भाइयों, बस विश्वास रखें। ध्रुवाकृतिक या वृक्षाकार प्रतिरूप यह क्या होता है, देखो दोस्तों, जब मुख्य नदी और अन्य सहायक नदियों का ढाल एक ही दिशा में हो और जब मुख्य नदी में सहायक नदियां आकर मिले तो उसे कहेंगे अपन वृक्षाकार प्रतिरूप। जैसे देखो यह दोस्तों मुख्य धारा बह रही है और इसी में दोस्तों यह देखो इसी के अनुकूल ढाल में जब नदियां आकर मिलती है दोस्तों तो ये क्या बन गया, एक वृक्षाकार प्रतिरूप का उदाहरण बन गया दोस्तों। ध्यान रखा, एक वृक्ष की भांति बन गया। वृक्ष की शाखा को दोस्तों हिंदी में कहते हैं ध्रुव, इसलिए इसका नाम पड़ गया ध्रुवाकृतिक प्रतिरूप। तो भारत में ये ऐसा प्रतिरूप क्या आपने को देखने को मिलता है, जी हां, कहां मिलता है साथियों। अगर आपको पूछ ले कि भारत में ध्रुवाकृतिक प्रतिरूप देखने को कहां मिलता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, उत्तर के विशाल मैदान में। गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है मेरे भाइयों, इस क्षेत्र में हमें अब इस प्रतिरूप का निर्माण मिलता है। उत्तर का विशाल मैदान यानी भारत का जो विशाल मैदानी क्षेत्र है, इसमें किस प्रकार का प्रतिरूप है मेरे साथियों, ध्रुवाकृतिक वृक्षाकार प्रतिरूप। पहला तो हुआ ये। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, दूसरी बात करें प्रतिरूप की। दूसरा प्रतिरूप होता है दोस्तों जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप यह क्या होता है देखिएगा,
जब दो नदियां एक साथ चल रही हो दोस्तों, इस प्रकार एक मुख्य नदी और एक थोड़ी सहायक नदी के रूप में हो, इस प्रकार एक साथ नदियां चल रही हो, और दोस्तों अन्य सहायक नदियां जब इन नदियों में समकोण पर आकर मिलती है तो उसे कहते हैं दोस्तों जालीनुमा प्रतिरूप। जैसे देखिएगा इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार का जो ये प्रतिरूप बनता है मेरे भाइयों, इसे कहते हैं हम जालीनुमा प्रतिरूप। और इसी का सामान्य रूप जो होता है दोस्तों, उसे कहते हैं अपन आयताकार प्रतिरूप। तो अगर आपको आयताकार प्रतिरूप दोस्तों कैसे, मुख्य धारा इस प्रकार आकर मिली और दोस्तों इस प्रकार से समकोण पर आकर इस प्रकार नदियां मिलती है, तो उसे कहते हैं आयताकार। यह है दोस्तों आयताकार। तो और ऊपर वाला जो है जालीनुमा प्रतिरूप। तो अगर आपको पूछे भारत में जालीनुमा प्रतिरूप कहां पर मिलता है, तो मेरे भाइयों ध्यान से सुना, हिमालय पर्वत या पूर्वांचल की पहाड़ियों में इस प्रकार का जालीनुमा प्रतिरूप आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये जाली बन रही है साथियों, इस प्रकार का प्रतिरूप देखने को मिलेगा। जबकि आयताकार प्रतिरूप जो है प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणी भारत में प्रायद्वीपीय पठार में आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलेगा। तो ध्रुवाकृतिक प्रतिरूप उत्तर के गंगा यमुना के विशाल मैदानी क्षेत्र, जालीनुमा हिमालय पर्वतीय संरचना, और दोस्तों आयताकार जो है प्रायद्वीपीय पठार में देखने को मिलेगा। और भी कई प्रतिरूप है, जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूं दोस्तों, मुख्य की बात आपके सामने रखूंगा। सुनिए, अगला प्रतिरूप की बात करूं तो दोस्तों चौथा प्रतिरूप है अपकेंद्रीय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रीफंगल अपकेंद्रीय या अरीय प्रतिरूप, रेडियल। यह क्या होता है दोस्तों, सुनिए, जब दोस्तों अनेक नदियां एक ही पर्वतीय या पठारी संरचना से निकलकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है, तो उसे कहते हैं साथियों अरीय या अपकेंद्रीय प्रतिरूप। अप एक हिंदी का प्रीफिक्स है साथियों, उपसर्ग है, जिसका मतलब ही है दूर जाना, फैलना। जैसे देखो, यह मान लो कोई पर्वतीय संरचना हो और इनसे निकल करके दोस्तों नदियां एक इधर की ओर गई, एक इधर की ओर गई, एक इधर की ओर आ गई, तो इस प्रकार का जो ये बनता है दोस्तों अपकेंद्रीय। हमारे भारत में अपकेंद्रीय प्रतिरूप का मुख्य उदाहरण है साथियों विंध्याचल पर्वत जो है वो सबसे अच्छा उदाहरण है साथियों। जैसे मैं आपको बताऊं, विंध्याचल पर्वत में अमरकंटक चोटी से दोस्तों एक और निकल रही है नर्मदा, इसी प्रकार दोस्तों दक्षिण की ओर महानदी, उत्तर की ओर सोन नदी साथियों। तो यह नदियां एक ही स्थलाकृति से निकल करके अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हो, तो उसे कहते हैं मेरे भाइयों अपकेंद्रीय या रेडियल अरीय प्रतिरूप। चलिए आगे देखते हैं। अब सुनिए, कंसेप्ट को क्लियर करें मेरे भाइयों, अच्छी तरीके से समझ करके कंसेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि यह वो ज्योग्राफी साथियों जो आरएस तक पूछी जाती है, चाहे रिटन टेस्ट हो और चाहे वाले ही वनडे एग्जाम हो। विश्वास रखें हर कंसेप्ट के अंदर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। यह कौन सा प्रतिरूप होता है, सुनिए दोस्तों, जब अनेकों दिशाओं से आकर के नदियां एक विशेष स्थान पर मिले, जैसे कोई झील हो उसमें आकर घिरे, तो इसे कहेंगे अपन अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र में दोस्तों जो नदियां हैं एक मुख्य झील में आकर छोटी छोटी धाराएं आकर गिरती है। जैसे बताऊं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है सांबर, और सांबर में दोस्तों अनेक छोटी छोटी नदियां आकर गिरती है, जैसे खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़, इस प्रकार की नदियां दोस्तों सभी आकर गिरती है। तो यह प्रतिरूप जो बनता है वो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का उदाहरण है। तो दोस्तों ये हमारी 7वीं शब्दावली क्लियर हुई, अपवाह प्रतिरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखें साथियों हर चीज का। आगे बढ़े दोस्तों, 8वीं शब्दावली आपके सामने रख रहा हूं,
नदी का अपहरण, यह क्या होता है दोस्तों? नदी का अपहरण। बाकी तो अपहरण खूब सुना, लेकिन नदी का अपहरण कैसे, सुनिए दोस्तों। जब दो विपरीत स्वभाव वाली नदियां चल रही हो एक साथ में, और एक नदी दूसरी नदी का जल अपनी ओर आत्मसात कर ले या अपने में मिला ले, तो उसे कहते हैं नदी का अपहरण। यानी दो विपरीत स्वभाव वाली नदियां एक साथ प्रवाहित हो रही हो और एक नदी दूसरी नदी का जल अपने में मिला ले, तो उसे क्या कहेंगे साथियों? नदी का अपहरण। जैसे देखो, यह दोस्तों नदी चल रही है और इधर यह नदी चल रही है। मान लो यह जिस संरचना पर चल रही है वो दोस्तों कठोर है, ठीक है? तो कठोर है तो दोस्तों कटाव कम करेगी, जबकि यह नदी मुलायम यानी सॉफ्ट संरचना पर चल रही है, इसका मतलब कटाव ज्यादा किया, तो नदी यह ऊपर रही है और यह दोस्तों नीचे की ओर। तो इस नदी का पानी आखिर इस नदी में आकर मिल गया, यानी अपने में खींच लिया, तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? नदी का अपहरण। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं साथियों, सुनिए। अब देखिएगा दोस्तों, ये नदी जो होती है, जब नदी में पानी का बहाव तेज हो और नदी युवावस्था में हो तो नदी तेज प्रवाहित होती है। लेकिन दोस्तों जब नदी प्रौढ़ावस्था में आ जाए, यानी जीर्ण अवस्था में आप कह सकते हैं, प्रौढ़ावस्था में आ जाए और दोस्तों नदी जो है पानी की गति मंद हो, तो नदी इस प्रकार के मोड़ का रूप ले लेती है। जैसे आपको बताते हैं दोस्तों, अगली शब्दावली है नदी विसर्प। ढंग से समझिएगा दोस्तों, नदी विसर्प या मिएंडर होता क्या चीज है? ये मिएंडर देखो, जब नदी दोस्तों प्रौढ़ावस्था में होती है तो नदी इस प्रकार के मोड़ बनाती हुई दोस्तों चलती है, इस प्रकार के। जब मोड़ बनाती हुई दोस्तों नदी चलती है तो यह नदी कब चलेगी दोस्तों ऐसे मोड़? पहली बात तो नदी प्रौढ़ावस्था में होगी, और प्रौढ़ावस्था में होगी तो साफ बात है दोस्तों, जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो धीमे धीमे ही चलेगा, तेज तो चल नहीं सकेगा, तो सीधी सी बात है इसमें पानी की कमी हो जाएगी और नदी की गति क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये इस एरिया को काटती हुई इस प्रकार की धारा के रूप में बहेगी। इस दोस्तों नदी द्वारा प्रौढ़ावस्था में गति बंद होने के कारण कटाव करते हुए मोड़दार रूप में चलना क्या कहलाता है? नदी विसर्प। यानी यह जो मोड़ है दोस्तों, इसको क्या कहते हो आप? विसर्प कहते हैं। और इसी विसर्प को कहते हैं मेरे भाइयों मिएंडर, अंग्रेजी में कहते हैं मिएंडर। ऐसा क्यों? आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं साथियों, ध्यान से सुनिएगा। हमारे एशिया महाद्वीप में एशिया माइनर देश में एक नदी चलती है जिस नदी का नाम है मिएंडर, और ये नदी जो है तीव्र मोड़ों वाली है, इसलिए इस नदी को मिएंडर, इस नदी विसर्प के मोड़ों को मिएंडर नदी के नाम पर मिएंडर कहना शुरू कर दिया। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, यानी मिएंडर नदी के नाम पर नदी विसर्प को कहते हैं मिएंडर। चलो आगे बढ़ू साथियों। अब देखो, अब होता क्या साथियों, ध्यान से सुनिएगा। यह मोड़ जो है धीरे 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 दोस्तों इस प्रकार के इतने नजदीक कटाव में आ जाते हैं कि आखिर दोस्तों ये एक समय क्या होता है, ये नदी का पानी ये मोड़ तो कटकर दूर रह जाता है और पानी वापस सीधा चलने लग जाता है। यानी जितना कटाव करेगा मलबा यहाँ पर जमा होता रहेगा साथियों, और धीरे 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 यहाँ से पानी सीधा चलने लग जाएगा। अब पानी सीधा चलने लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये मोड़ तो पीछे छूट गया भाई। ये जो विसर्प जो था, ये विसर्प तो टूट करके कहाँ रह गया? अलग हो गया, और नदी का पानी सीधा चलने लग गया। तो इस मोड़ में दोस्तों पानी भर जाता है और एक झील का रूप ले लेता है। इसे कहते हैं दोस्तों 10वीं शब्दावली, ढंग से सुनिएगा, गोखुर झील। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? गोखुर झील कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्स मोल लेक, यानी गाय के खुर के समान की आकृति की झील का बन जाना। वापस कंसेप्ट क्लियर रखना दोस्तों। जब नदी विसर्प का कटाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो आखिर ये विसर्प कट करके दोस्तों अलग हो जाता है और नदी का पानी सीधा चलने लग जाता है। तो इस मोड़ यानी विसर्प में जो जल भर जाता है, इससे एक झील का रूप बन जाता है और इसे कहते हैं गोखुर झील। कंसेप्ट क्लियर? चलिए
आगे बढ़ते दोस्तों, 10 शब्दावली हो चुकी है। आगे देखिएगा, अगली बात करें। अब सुनिए दोस्तों, नदी जब पर्वतों से निकलती है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती तो ऊपर का पानी नीचे की ओर गिरता है। समझिएगा, ऊपर का पानी नीचे की ओर गिरा तो दोस्तों जब यह पानी गिरता है तो कहीं पर ढाल बंद हो सकती है, कहीं पर तेज हो सकती है, कहीं पर तीव्र ढाल होगी, कहीं ढाल बंद होगी। ध्यान रखिएगा, सुनिएगा दोस्तों, आपकी एक साथ में तीनों शब्दावली क्लियर कर देते हैं। सुनिएगा, पहला है दोस्तों सिप्रिका, जिन्हें हम कहते हैं रैपिड्स। दूसरा है दोस्तों जलप्रपात, वाटरफॉल, जिन्हें अपन कहते हैं। तीसरा है दोस्तों कैनियन, जिन्हें अपन कैनियन ही कहते हैं अंग्रेजी में। और चौथी है दोस्तों वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी। अब समझिएगा, अपन एक साथ में क्लियर करते हैं दोस्तों। जब नदी का पानी ऊपरी क्षेत्र से गिरे, यानी कहने मतलब पर्वतीय क्षेत्र से गिरेगा तो ऊपर से गिरे, लेकिन उसकी ढाल जो है बंद होनी चाहिए। जब ढाल बंद होगी तो दोस्तों पानी की ऊपर से गिरने वाली गति भी तो कम ही होगी। जैसे एक ये सीधी ढाल है दोस्तों और एक इस ढाल से पानी आए तो पानी धीमा आएगा। तो वापस लास्ट बार बोल रहा हूं, किसी नदी में ऊपरी जल का गिरना, लेकिन जब उसकी गति बंद हो और पानी गिरने की ढाल धीमी हो तो उसे क्या कहते हैं, सिप्रिका कहते हैं। जब पानी गिरेगा दोस्तों तो गड्ढा तो पड़ेगा ही, 100% गड्ढा तो पड़ेगा ही, और उस गड्ढे को कहते हैं जल गर्त। लेकिन ऊपर से पानी गिरता है, गति धीमी और मंद हो और ऊंचाई कम हो तो उसे कहेंगे दोस्तों सिप्रिका। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब दोस्तों पानी की गति तेज हो और जल गिरने की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा हो और ढाल दोस्तों थोड़ी तीव्र हो, तेज हो, तो उसे अपन कहेंगे जलप्रपात, वाटरफॉल। जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ रहे साथियों तो एंजल जलप्रपात है। एंजल ये कहां पर है दोस्तों, यह है मेरे भाइयों वेनेजुएला देश में। ढंग से समझिएगा, वेनेजुएला देश में है। इस देश की राजधानी कराकस है। यह दक्षिणी अमेरिका का एक देश है दोस्तों, कोलंबिया के पास में। याद रखना, यह जलप्रपात कुरू नदी पर है दोस्तों, या कोरोनी नदी पर है। कहीं पर कोरोनी लिखा हुआ मिलता है, कहीं पर कुरू लिखा हुआ मिलता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन साथियों ढंग से सुनिएगा, यह तो ऊंचाई की दृष्टि से है। दूसरा जलप्रपात दोस्तों विश्व में ऊंचा जो है वो न्यूजीलैंड में है, और न्यूजीलैंड में जलप्रपात का नाम है दोस्तों ब्राउन जलप्रपात। ब्राउन वो दूसरा है दोस्तों, ब्राउन, ध्यान रखिएगा, ब्राउनी या ब्राउन, जो न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है साथियों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित देश है। दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी मानी जाती है। चलिए अब दोस्तों देखिएगा, अगर आपको पूछ ले आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो आपकी जानकारी के लिए लगे हाथ तो बता देता हूं भाइयों, नियाग्रा जलप्रपात है, जो कि अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी पर अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा पर स्थित है। वो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, तो जलप्रपात और सिप्रिका होगी दोस्तों। अब साथियों जल और तीव्र गति से गिरे, और दोस्तों ये जो गड्ढा बन रहा है, यह गड्ढा बहुत गहरा हो जाए और चौड़ा हो जाए, तो दोस्तों उस गड्ढे को अपन कहते हैं कैनियन। यानी इस प्रकार दोस्तों ये गड्ढा हो जाए जो ऊपर से बहुत चौड़ा हो और बहुत गहरा हो साथियों, तो उस गड्ढे को अपन कैनियन के नाम से जानते हैं। जैसे विश्व की सबसे बड़ी कैनियन कौन सी है, तो ध्यान रखना, अमेरिका में दोस्तों, अमेरिका में कोलोराडो नदी है दोस्तों, कोलोराडो। इस नदी पर ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन विश्व की सबसे बड़ी कैनियन है दोस्तों। इस कैनियन की जो गहराई है दोस्तों वो लगभग
मीटर है साथियों, ध्यान रखना 2100 मीटर इतनी गहरी है और लगभग दोस्तों 450 मीटर चौड़ी है ये कैनियन। समझ में आ गई बात आपको दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो कैनियन क्या होता है पता चल गया। अब दोस्तों एक बची है वी आकार की घाटी, सुनिएगा वी आकार घाटी। जब दोस्तों नदी किसी पर्वतीय संरचना में चलती है तो अपर्दन करती है। अपर्दन का मतलब होता है कटाव, कटाव करती है दोस्तों। कटाव करती करती दोस्तों नदी बहुत गहरा कटाव करती है, धीरे धीरे कटाव करती जाती है। तो दोस्तों ऊपर से जो किनारे होते हैं वो हो जाते हैं चौड़े और नीचे की ओर दोस्तों बहुत ही संकरी संरचना बन जाती है। देखो ये नदी जैसे मान लो ये दोस्तों संरचना इस पर कटाव करती है, इस प्रकार कटाव करती 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 दोस्तों नीचे जाती है तो ध्यान रखना इस प्रकार की आकृति बन जाती है, यानी नदी यहां बह रही होती है। अपन जब ऊपर से देखते हैं तो दिखाई नहीं देती, इतनी गहरी चली जाती है साथियों। तो इस संरचना को कहते हैं वी आकार की घाटी। समझ लेना, घाटियां कई प्रकार की होती है। आपसे पूछे वी आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है, तो नदी के द्वारा बनती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों देखेगा, समझते चलिएगा, हर स्थलाकृति की बात करेंगे साथियों। यहां तो दोस्तों नदी निकली है पर्वतीय क्षेत्रों से। अब सुनिएगा दोस्तों, इन पर्वतों से निकलकर, यह पर्वत का सबसे दक्षिण वाली भाग, इससे निकल करके नदी क्या करती है मेरे भाइयों, समतल मैदानों में प्रवेश करती है। अब सुनना, यहां पर दोस्तों अगली शब्दावली की बात करेंगे 15वीं। जब नदी पर्वत पद का मतलब है पर्वत के दक्षिणतम भाग से निकल करके समतल मैदान में प्रवेश करती है साथियों, तो सबसे पहले ध्यान रखना ये नदियां जब तीव्र ढाल से दोस्तों आती है पर्वत से, तो पर्वत के दक्षिणतम भाग में बड़े बड़े पत्थरों का जमा हो जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनना, बड़े बड़े पत्थरों का क्या हो जाता है, जमाव, जो आकृति में बहुत बड़े होते हैं। ये दोस्तों यहां पर क्यों जमा होते हैं, क्योंकि जब यहां से नदी समतल मैदानी भाग में प्रवेश करे तो दोस्तों यहां पर तो ढाल ज्यादा होती है, इसलिए पत्थर जो है लुढ़क लुढ़क कर चल जाते हैं। लेकिन जब समतल भाग में प्रवेश करती है तो ये पत्थर जो है आगे लुढ़क नहीं सकते, इसलिए ये यहां आकर जमा हो जाते हैं। तो दोस्तों जब ये पत्थर जमा हो जाए तो नदियों की धाराओं का पानी इन पत्थरों के अंदर घुस जाता है, यानी नदियां जो है अदृश्य हो जाती है, अपने को दिखाई नहीं देती और ये केवल पत्थरों की आकृति दिखाई देती है दोस्तों। इसलिए इस संरचना को क्या कहते हैं मेरे भाइयों, बाबर कहते हैं साथियों, बाबर। तो लास्ट बार बोल रहा हूं, पर्वतों के दक्षिणी भाग व मैदानी क्षेत्र का सबसे उत्तरी भाग, जहां पर्वतों से लुढ़क कर आने वाले पत्थर बड़े बड़े जमा हो जाते हैं, तो नदियों का पानी उस पत्थरों में प्रवेश कर जाता है। हमें दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है जैसे नदी मान लो लुप्त हो गई हो, तो दोस्तों उसको कहते हैं बाबर। चलिए इन पत्थरों से निकल करके दोस्तों आगे नदियां जब पुनः दिखाई देने लगती है तो यहां पर दलदली क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं तराई। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, तराई कहते हैं। तो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बाबर में नदियां लुप्त होने के बाद पुनः कहां दिखाई देती है, इस तराई क्षेत्र में। चलिए भारत के दोस्तों हिमालय पर्वत के दक्षिण में तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं साथियों। जब अब देखो, अब नदियां आ गई है समतल मैदानी क्षेत्र में। अब दोस्तों नदी का जो मुख्य पेटा होता है, मान लो ये इतने भाग में नदी बहती है, लेकिन जब पानी की आवक ज्यादा हो और मान लो दोस्तों नदी की गति तेज हो जाए तो नदी में बाढ़ की स्थिति हो जाती है, तो नदी का ये जल ग्रहण वाला जो क्षेत्र है दोस्तों बढ़ जाता है। इस प्रकार किनारों पर जल बढ़ जाता है। तो दोस्तों हर समय तो ये रह नहीं सकता, जब नदी में पानी की आवक कम होगी तो वापस क्या है, ये नदी का जल इधर अपने रास्ते में आ जाएगा। तो यहां पर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जमा होती है, यहां पर जो मिट्टी जमा होती है साथियों, उसको कहते हैं बांगर या बांगर। आपको पूछ ले कि नदियों के किनारों पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जम जाना क्या कहलाता है, बांगर कहलाता है, जो कि खादर से ऊंचा होता है साथियों, यह भी ध्यान रखना।
अगली है दोस्तों, इस नदी के दोस्तों पेटे में नवीन जलोढ़ मिट्टी जमा होना। नदियों के अंदर जो मिट्टी जमा होती है उसे जलोढ़ कहते हैं, क्योंकि जल ने ओढ़ लिया। तो दोस्तों जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहते हैं खादर। समझ गए? पत्थरों की संरचना जहां नदियां लुप्त होती है बाबर, जहां नदियां पुनः प्रकट होती है तराई, जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी जम जाती है दोस्तों बांगर, नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर। अब दोस्तों इस पुरानी जलोढ़ मिट्टी में जब लवणीय जल यानी नदियों का जल में लवण तत्व होते हैं, तो लवणीय जल की दोस्तों एक पतली परत जम जाती है नमकीन टाइप की, सफेद सफेद। उस परत को दोस्तों क्या कहते हैं, यहां पर लिख रहा हूं मेरे भाइयों, उस परत को कहते हैं साथियों रेह या कलर। ध्यान रखना, पुरानी जलोढ़ जमाव में लवणीय जल की नमकीन सी सफेद परत जम जाती है, उसको कहते हैं साथियों रेह या कलर। अब सोचियो यहां पर जब पुरानी जल फैलता है तो छोटे छोटे पत्थर जम जाते हैं, कंकड़ पत्थर। उन कंकड़ पत्थरों को क्या कहते हैं, बूढ़ कहते हैं साथियों, बूढ़। यह भी ध्यान रखना, यहां पर जो कंकड़ पत्थर जमा होते हैं उनको कहते हैं अपन बूढ़। चलिए आगे बढ़ रहे होते हैं। अब देखो हम जब आगे बढ़े साथियों, अब नदी की अंतिम संरचना बसती है। नदी दोस्तों समतल मैदानों में बहती हुई यह समुद्र है साथियों, तो इस छोटी ऐसी शाखाओं में बढ़ जाती है और आखिर समुद्र में विलीन हो जाती है। यह जो अवसादीय निक्षेप है दोस्तों, इस अवसादीय निक्षेप को कहते हैं मेरे भाइयों डेल्टा। यह अंतिम विस्तार करती है 20वीं दोस्तों डेल्टा। आपको पूछ ले डेल्टा क्या है? जब नदियां समुद्र में विलीन होती है तो दोस्तों छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, तो अवसादों की त्रिभुजाकार स्थलाकृति बन जाती है, उसे कहते हैं डेल्टा। डेल्टा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। क्यों भाई? क्योंकि इस शब्द का प्रयोग जो है वो ग्रीक विद्वान, दोस्तों ग्रीक को ही यूनान कहते हैं, ध्यान रखना यूनानी, तो यूनानी विद्वान हेरोडोट्स ने किया। ध्यान रखना मेरे भाइयों, हेरोडोट्स ने किया था। तो डेल्टा ग्रीक भाषा का शब्द है, हेरोडोट्स ने इस शब्द का प्रयोग किया और दोस्तों इसका सिंबल जो बताया वो ध्यान रखना इस प्रकार त्रिभुजाकार, क्योंकि यह त्रिभुज की भांति बन जाता है। फिर आखिर डेल्टे के भी कई प्रकार है दोस्तों, वो हम बाद में बात करेंगे। इतनी संरचनाओं का ध्यान रखें। यह डेल्टा जो है, फिर भी गला खराब है साथियों, ज्यादा खराब हो जाएगा, इतना खूब है। तो यह डेल्टा जो है त्रिभुजाकार आकृति में होता है। कंसेप्ट किधर हो गया मेरे भाइयों? चलिए आगे बढ़े दोस्तों। आपको पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो हमारे भारत में गंगा नदी का सुंदरवन का डेल्टा जो है यह सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा दोस्तों विश्व विरासत में शामिल है। याद रखिएगा सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको क्लास समझ में आई हो और भाई की मेहनत लग रही हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस भाई का हौसला बढ़ाएं। थैंक यू। और अपने माता पिताजी की उस उम्मीद को ना तोड़ते हुए उसके सपने को साकार करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।